साथियों जय भीम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीमराव ऑफिशियल में। हाजिर है हम वेटिंग फॉर वीज़ा के दूसरे भाग में। साथियों पहले भाग में हमने आपको बताया था कि गोरेगांव जाते समय जो घटना घटी उस समय बाबा साहब की उम्र मात्र 9 साल की थी। आगे जिस घटना का वर्णन उन्होंने किया है उस समय उनकी उम्र लगभग 27 साल की है। बाबा साहब के साथ पारसी सराय में जो घटना घटी तब पहली बार उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत होता है। तो साथियों देर न करते हुए वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। तो साथियों आगे बाबा साहब लिखते हैं कि मैं सन 1918 में भारत लौटा। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में सन 1913 से सन 1917 तक पढ़ाई की। सन 1917 में मैं लंदन आ गया, जहाँ मैंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर विभाग में प्रवेश किया। लेकिन सन 1918 में अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर ही मुझे भारत लौटना पड़ा। मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च क्योंकि बड़ौदा राज्य ने उठाया था, इसलिए उनके राज्य की सेवा करने को मैं बाध्य था। अतः भारत लौटने पर मैं सीधा बड़ौदा चला गया। बड़ौदा की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी यह बताना मेरे वर्तमान उद्देश्य के प्रति बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसलिए मैं उन कारणों की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। मेरा संबंध तो बस वहाँ बड़ौदा के मेरे सामाजिक अनुभव से है और मैं अपने आप को बस उनके वर्णन तक ही सीमित रखूँगा। यूरोप और अमेरिका के मेरे 5 वर्षों के प्रवास ने मेरे मन से इस भावना को बिल्कुल निकाल दिया था कि मैं अछूत हूँ और एक अछूत व्यक्ति भारत में जहाँ कहीं भी जाता है अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरा मन इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित था कि कहाँ जाऊँ मैं, कौन मुझे रखेगा। मैं अंदर तक उद्वेलित था। मैं जानता था कि यहाँ हिंदू होटल हैं जिन्हें बीसी कहा जाता है, ये मुझे ठहराने वाले नहीं। वहाँ रहने का एक ही रास्ता था कि किसी और नाम से रहूं, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि यदि मेरी वास्तविकता का पता चल गया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। यह तय था कि मेरी वास्तविकता खुल ही जाएगी। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। अगर मैं उनके पास जाऊं तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि वह एक अछूत को अपने घर में प्रविष्ट करने में उन्हें लज्जा अनुभव हो। मैं स्टेशन की छत के नीचे खड़ा कुछ देर तक सोचता रहा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर मेरे मन में आया कि पूछूं शायद कैंप में कोई स्थान हो। तब तक सारे यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। कुछ भाड़े की गाड़ी वाले थे जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी और वे मुझे देख रहे थे और मेरी पीछा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाकर पूछा कि क्या उसे कैंप में किसी होटल की जानकारी है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वे पेइंग गेस्ट रखते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि यह एक सराय थी जिसे पारसी लोग चलाते थे। पारसी लोग जरदुश्त धर्म को मानने वाले होते हैं। इस बात का कोई भय नहीं था कि वे मेरे साथ अछूतों सा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत नहीं मानता। अस्वस्थ होने के कारण प्रश्न हृदय और भयमुक्त मन के साथ मैंने अपना सामान एक भाड़े की गाड़ी में डाला और गाड़ी वाहन से कैंप वाली पारसी सराय चलने को कहा। सराय 1-2 मंजिल भवन में थी, जिसके नीचे वाली मंजिल में एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह सराय की रखवाली करने वाला कर्मचारी था जो वहाँ ठहरने वाले सैलानी को खाना दिया करता था। मेरी गाड़ी वहाँ पहुँची और वह पारसी कर्मचारी मुझे ऊपर वाली मंजिल में ले गया। मैं ऊपर चला गया और गाड़ी वाला मेरा सामान ले आया। मैंने उसे पैसे दिए, वह चला गया। मैं प्रसन्न हो रहा था कि अंततः मैंने अपने ठहरने की समस्या का हल ढूंढ लिया था। मैं कपड़े उतारने लगा क्योंकि मैं आराम से हो जाना चाहता था। इसी बीच पारसी कर्मचारी हाथ में एक रजिस्टर लेकर आ गया। उसने मुझे मेरी इस अर्धनंगी अवस्था में देख लिया कि मेरे पास सदरा और कश्ती नहीं थी।
जिससे किसी व्यक्ति के पारसी होने की पुष्टि होती है। उसने तीखे स्वर में मुझसे पूछ लिया, तुम कौन हो? मुझे यह तो पता नहीं कि इस सराय को पारसी समुदाय केवल पारसियों के लिए चलाता है। तो मैंने उससे यह कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। वह मेरा उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया और मुझसे बोला कि तुम इस सराय में नहीं रह सकते। उसके उत्तर से मैं पूरी तरह सकते में आ गया और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं। अब फिर वही प्रश्न आ खड़ा हुआ कि कहाँ जाऊँ। मैंने अपने आप को संभालते हुए उससे कहा कि मैं हिंदू अवश्य हूँ, किंतु यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने उत्तर दिया, कैसे रह सकते हो तुम? मुझे इस सराय में रहने वाले हर आदमी का हिसाब किताब रजिस्टर में रखना पड़ता है। मैं उसकी चिंता समझ गया। मैंने कहा कि रजिस्टर में दर्ज करने के लिए मैं पारसी नाम रख लेता हूँ। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं तो तुम्हें क्यों आपत्ति हो रही है? तुम्हारा कुछ जाना थोड़े ही है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी कुछ आई होगी। मुझे वह मेरी बात मानने को इच्छुक दिखाई दिया। स्पष्ट था कि काफ़ी समय से उसकी सराय में कोई सैलानी ठहरने नहीं आया था और वह थोड़ा पैसा कमाने के इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। वह इस शर्त पर राजी हुआ कि मैं उसे खाना और ठहरने का 1.5 रुपये दूंगा। उसने मेरा नाम एक पारसी की हैसियत से रजिस्टर में दर्ज कर लिया और वह नीचे चला गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरी समस्या का समाधान हो गया था और मैं बहुत प्रसन्न था। लेकिन अफसोस, तब मुझे पता नहीं था कि मेरी यह प्रसन्नता कितने समय के लिए थी। लेकिन इस सराय में अपने निवास के दुखद अंत का बखान करने से पहले मैं यह बात बताना चाहूँगा कि वहाँ थोड़े समय के लिए मैं रहा, तभी इस बीच मेरा समय कैसा कटा। सराय की पहली मंजिल में एक छोटा सा सोने का कमरा और इससे लगा एक छोटा सा घुसलखाना था, जिसमें एक नल लगा हुआ था। बाकी में एक बड़ा हॉल था। जिन दिनों मैं वहाँ ठहरा हुआ था, इस बड़े हॉल में सब तरह का कूड़ा कबाड़, तख्ते, बेंच, टूटी कुर्सियाँ आदि भरी पड़ी थीं। इस वातावरण के बीच में एक अकेला व्यक्ति रहता था। वह कर्मचारी प्रातःकाल एक कप चाय लेकर आता। 9:30 बजे वह मेरा नाश्ता या सुबह का खाना फिर उपस्थित होता। तीसरी बार वह रात में 8:30 बजे मेरा रात का भोजन लेकर आता था। कर्मचारी तभी आता था जब उसके लिए आना अत्यंत आवश्यक हो जाता था और इन अवसर पर भी वह मुझसे बात करने को रुकता नहीं था। दिन जैसे तैसे कट जाता था। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे लेखाकार के कार्यालय में प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त किया। मैं सुबह 10 बजे सराय से कार्यालय के लिए निकल जाता और रात में 8 बजे के करीब सराय वापस पहुंचता। मेरा प्रयास रहता कि मेरा अधिक से अधिक समय मित्रों की संगत में सराय के बाहर ही कटे। रात कटने के लिए सराय में लौटने का विचार मेरे लिए अत्यंत भयावह हो जाता था और मैं सराय में बस इसलिए लौटकर आता था कि मेरे पास उस नगर में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां मैं विश्राम के लिए रह सकता था। सराय की पहली मंजिल पर बने इस बड़े हॉल में कोई नहीं था जिससे मैं बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल घोर अंधकार में डूबा रहता था। अंधेरा छटने के लिए यहाँ न कोई बिजली थी और न ही तेल की कुप्पियाँ। पारसी नौकर मेरे प्रयोग के लिए एक छोटी सी लालटेन ले आता, लेकिन उसका प्रकाश भी कुछ इंच से आगे नहीं पहुंच पाता था। मुझे लगता मैं किसी काल कोठरी में बंद हूं और किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत करने की मेरी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन वहां कोई होता नहीं था। आदमी का साथ न मिलने पर मैं पुस्तकों का साथ पकड़ लेता और बस पढ़ता ही जाता। पढ़ाई में डूबकर मैं अपने अकेलेपन को भूल जाता था, लेकिन चमगादड़ों ने उस हाल को अपना घर बना रखा था, जिनकी चिक चिक और फड़फड़ाहट से बहुधा मेरा ध्यान उतर जाता था और एक फुरफुरी मेरे सारे शरीर में दौड़ जाती थी। तब मुझे वह याद हो जाता जिसे भुलाने का मैं प्रयास कर रहा था।
अर्थात यह कि मैं एक अनजान स्थान पर विचित्र इस स्थिति में था। कई बार तो निस्संदेह मुझे क्रोध भी आया, लेकिन मैंने अपने दुख और क्रोध को इस भावना के साथ दबा लिया कि भले ही यह काल कोठरी हो, फिर भी यह था तो बसेरा ही। कोई बसेरा ना होने से कैसा भी बसेरा कहीं अच्छा था। मेरी स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि जब मेरा भांजा बम्बई से मेरा शेष सामान लेकर आया, जिसे मैं वहीं छोड़कर आया था, तो मेरी दशा देखकर वह इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस प्रकार ऐसी स्थिति में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि मैं अधिक दिनों तक यह नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि एक न एक दिन मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। इसलिए मैं रहने के लिए सरकारी बंगला लेने के प्रयास में लगा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे अनुरोध पर तत्परता से विचार नहीं कर रहा था। मेरी अर्जी एक दूसरे अधिकारी तक चक्कर ही काटती रही, और इससे पहले कि मुझे अंतिम उत्तर मिलता, मेरे लिए कयामत का दिन आ पहुंचा। सराय में टिकने का यह मेरा 11वां दिन था। मैं सुबह का खाना खाकर कपड़े बदलने के बाद दफ्तर के लिए अपने कमरे से निकलने ही वाला था। मैं पिछली रात लाइब्रेरी से ली कुछ पुस्तकें वापस करने के लिए उठ रहा था कि मुझे सीढ़ियों पर कई लोगों के ऊपर चढ़ने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि सैलानी होंगे, यहाँ ठहरने के लिए आए होंगे। इसलिए मैं बाहर झांककर देखने लगा कि ये कौन लोग थे। तभी मुझे एक दर्जन लंबे तगड़े और हट्टे कट्टे पारसी दिखाई दिए, जिनके हाथों में लाठियाँ थीं। गुस्से में भरे ये पारसी मेरे ही कमरे की ओर आ रहे थे। तब मेरी समझ में आ गया कि ये साथी सैलानी नहीं थे, और उन्होंने तुरंत ही इसका प्रमाण भी दे दिया। वे मेरे कमरे के समक्ष पंक्ति बांधकर खड़े हो गए और मुझ पर प्रश्न दागने लगे। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? पारसी नाम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मक्कार, तुमने पारसी सराय को अपवित्र रख दिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं और नाटक नहीं कर सकता था। यह वास्तव में धोखाधड़ी थी, और मेरी धोखाधड़ी पकड़ी गई थी। तथा यह निश्चित था कि जो खेल मैं खेल रहा था, यदि उस पर मैं अड़ा रहा, तो ये क्रोध में भरे धर्मांध पारसी मुझे बुरी तरह से पीट देते, और संभव है कि मुझे मौत के घाट भी उतार देते। लेकिन मेरी विनम्रता और मेरी चुप्पी ने इस कयामत को टाल दिया। उनमें से एक ने मुझसे पूछ लिया कि मेरा कब खाली करने का विचार है। उस समय अपने बसेरे को मैं अपनी जान से भी अधिक कीमती समझता था। इस प्रश्न में जो धमकी छिपी हुई थी वह बहुत ही गंभीर थी। इसलिए मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनसे प्रार्थना की कि मुझे कम से कम 1 सप्ताह और सराय में रहने दें। मैं सोच रहा था कि बंगले के लिए प्रधानमंत्री को दिए हुए मेरे निवेदन पत्र पर इस बीच मेरे पक्ष में निर्णय हो जाएगा, परंतु ये पारसी लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझसे अंतिम चेतावनी दे डाली कि मैं उस रात को उन्हें सराय में दिखाई न दूं, अपना सामान लेकर चलता बनूं। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर वे चले गए। मैं परेशान हो गया। मेरा दिल डूबने लगा। मैं सभी को भला बुरा कहने लगा और फूट फूट कर रो पड़ा। अंततः मुझसे मेरी अनमोल संपत्ति अर्थात मेरा बसेरा छीन लिया गया था। यद्यपि वह किसी कैदी की कोठरी से कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अनमोल था। पारसियों के जाने के बाद मैं कुछ देर बैठा सोचता रहा कि कोई रास्ता निकाला जाए। मुझे आशा थी कि मुझे शीघ्र ही सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह से मेरी समस्या थोड़े समय के लिए थी, और मुझे लगा कि मित्रों के पास जाकर सहायता मांगना एक अच्छा समाधान हो सकता था। बड़ौदा राज्य में मेरा कोई अछूत दोस्त नहीं था, लेकिन दूसरे वर्गों में मेरे मित्र थे। उनमें से एक हिंदू था और दूसरा भारतीय ईसाई। पहले मैं अपने मित्र के पास गया, हिंदू मित्र के पास गया, उससे अपनी परेशानियां बताई
वह बहुत सज्जन व्यक्ति और बहुत प्रिय मित्र था मेरा। मेरी परेशानी सुनकर वह दुखी हुआ और गुस्सा भी। उसने उनसे एक बात कह दी। वह बोला, अगर तुम मेरे घर आ गए तो मेरे नौकर मुझसे छोड़कर चले जाएंगे। मैं उसका संकेत समझ गया। फिर मैंने उस पर जोर नहीं डाला कि वह मुझे अपने घर में स्थान दे। मैं भारतीय ईसाई मित्र के पास नहीं जाना चाहता था। एक बार उसने मुझे निमंत्रण दिया था कि मैं जाकर उसके पास रहूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था और पारसी सराय में रहना पसंद किया था, जिसके पीछे का कारण यह था कि उसकी आदतें मुझे रास नहीं आती थी। अगर अब मैं गया तो वह मुझे धिक्कार देगा। इसलिए मैं अपने कार्यालय चला गया, लेकिन बसेरा ढूंढने के इस अवसर को मैं सचमुच छोड़ नहीं सकता था। एक मित्र से इस विषय में विचार विमर्श करने के पश्चात मैंने निश्चय किया, मैं उसके पास जाकर पूछूंगा कि क्या वह मुझे अपने यहाँ जगह दे सकता है। जब मैंने उससे यह प्रश्न किया तो उसका उत्तर था, कल मेरी पत्नी बड़ौदा आने वाली है और मुझे उससे पूछना होगा। बाद में मुझे पता चला कि यह बड़ा ही चतुराईपूर्ण उत्तर था। वह और उसकी पत्नी मूल रूप में ऐसे परिवार से थे जो जाति से ब्राह्मण था और ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति के विचार तो उदारवादी हो गए थे, लेकिन पत्नी अपने आचार व्यवहार में अभी भी रूढ़िवादी थी और वह अपने घर में किसी अछूत को शरण देने के लिए कभी सहमत नहीं होती। इस प्रकार आशा की अंतिम किरण भी बुझ गई जब मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के घर से निकला। शाम के 4 बज रहे थे। मेरे सामने विराट प्रश्न यही था कि आखिर मैं जाऊँ कहाँ। मुझे सराय तो हर हाल में छोड़नी ही थी और कोई मित्र ऐसा था नहीं जिसके पास मैं चला जाता। अब मेरे पास एकमात्र विकल्प यही था कि बम्बई लौट जाऊँ। बड़ौदा से बम्बई के लिए 9 बजे रात में ट्रेन आती थी। मुझे 5 घंटे व्यतीत करने थे। मैं कहाँ बिताऊँ ये घंटे? क्या सराय चला जाऊँ, अपने मित्र के पास जाऊँ? सराय वापस जाने का साहस मैं जुटा नहीं पा रहा था। मुझे भय था कि कहीं पारसी लोग आकर मुझ पर हमला न बोल दें। अपने मित्र के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, यद्यपि मेरी स्थिति दयनीय थी। फिर भी मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर दया दिखाए। मैंने निर्णय लिया कि ये 5 घंटे मैं शहर और कैंप की सीमा पर सार्वजनिक उद्यान कामाठी बाग में बिताऊंगा। मैं वहां जाकर बैठ गया। कुछ तो मैं शून्यमान हो रहा था, कुछ मैं अपने साथ घटी इस घटना को लेकर बहुत ही दुखी था। मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ रहा था, जैसा कि अकेलेपन की स्थिति में हर एक बच्चे को आता है। 8 बजे मैं बाग से बाहर आया और एक गाड़ी लेकर सीधा सराय पहुंचा। मैंने ऊपरी मंजिल से अपना सामान उतारा। पारसी नौकर बाहर आया, लेकिन हम में से कोई भी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वह सोच रहा था कि वह इस परेशानी के लिए किसी सीमा तक उत्तरदायी था। मैंने उसे उसके पैसे चुकाए। उसने चुपचाप पैसे ले लिए और मैंने चुपचाप उसे विदा ले ली। मैं बहुत आशा लेकर बड़ौदा गया था। मैंने अनेक ऑफर छोड़ दिए थे। वह युद्ध का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा में कई स्थान खाली थे। मैं लंदन में अनेक प्रभावशाली असरदार लोगों को जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी के साथ संपर्क साधने की चेष्टा नहीं की। मेरा मानना था कि यह मेरा कर्तव्य था कि पहले मैं अपनी सेवाएं बड़ौदा के महाराजा को दे दूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया था, और यहाँ मुझे केवल 11 दिन रहकर बड़ौदा से वापस बम्बई जाना पड़ा। 1 दर्जन पारसियों का लाठिया लिए हुए भयंकर इदारे से मेरे सामने कतार बांधकर खड़ा होना और मेरा उनके सामने भयभीत होकर दया की याचना करना, यह एक दृश्य ऐसा दृश्य था जिससे 18 वर्ष की यह लंबी अवधि भी धुंधला नहीं कर पाई। मैं आज भी इसे साफ साफ याद कर सकता हूँ और जब भी याद करता हूँ मेरी आंखों में आंसू अवश्य ही आ जाते हैं। तब पहली बार मुझे ज्ञान हुआ था कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत ही होता है।
साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।